हेलो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है ज्वालामुखी वोल्केनो, है ना। शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो देखिए हमारे चैनल पे जाके, उसके बाद ये टॉपिक कवर करिए, आपको ज़्यादा आसानी बैठेगी, है ना, और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको जो सजेशन देना है मुझे वो यही था कि प्रीवियस वीडियो देख के आइए, ताकि आपको लाइन से समझ में आए चीज़ें, है ना। जो कॉन्सेप्ट मैं पीछे बता चुका हूँ वहाँ उनका यहाँ पे केवल इंट्रोडक्शन दूँगा, है ना, समझाने की कोशिश करूँगा, और पीछे की वीडियो आप तो देख के आएंगे तो ये चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। शुरू करते हैं हमारा चैप्टर वोल्केनो। वोल्केनो में क्या है, वोल्केनो की प्रोसेस, है ना। वोल्केनो क्या है, वोल्केनो के टाइप्स क्या हैं, है ना, प्रोसेस क्या है, कितने टाइप के वोल्केनो पाए जाते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, है ना, और किन सिद्धांतों पे वो काम करते हैं, है ना। भूकंप और वोल्केनो में क्या जो है अर्थक्वेक और वोल्केनो में क्या रिलेशन है ना, ये सारे टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहला है जैसे ज्वालामुखी की वोल्केनो की क्या है, प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस में पहला क्या है, मैग्मा की उत्पत्ति होती है। जानते हैं आप कि पृथ्वी के अंदर चट्टानों के गलने से, मेल्ट होने से क्या होता है, मैग्मा की उत्पत्ति होती है, और वो मैग्मा जो है पृथ्वी पर पृथ्वी की चट्टानों को, आंतरिक चट्टानों को तोड़ता हुआ ऊपर आता है, और लावा के रूप में ऊपर आता है ना। मैग्मा की चट्टानों को तोड़ते हुए सतह पे जो आता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अंतर्ज्वलन, अंतर्वेदन बोलते हैं, है ना, इंट्यूजन। तो मैग्मा का जो अंतर्वेदन होता है उसके द्वारा मैग्मा की उत्पत्ति होती है लावा के रूप में, है ना। मैग्मा बनता किस, मैग्मा की उत्पत्ति कब होती है, जब पृथ्वी के अंदर का तापमान क्या हो जाता है, आंतरिक चट्टानों का तापमान बढ़ने की वजह से आंतरिक चट्टान क्या हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं, या ऊपर का प्रेशर कम हो जाए। तो ऊपर का प्रेशर कैसे कम होता है, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, प्लेट विवर्तन सिद्धांत में पढ़ाया है, भूसंचलन में पढ़ाया है कि जब अपसारी प्लेट संचलन होता है, यानी चट्टानें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो क्या होता है, नीचे की चट्टानों पर दाब कम हो जाता है, क्योंकि बीच में जहाँ रैपिंग हो जाएगी, चट्टानें इधर उधर चली जाएंगी तो बीच में रैपिंग नहीं हो जाती, तो नीचे की चट्टानों पर दबाव कम हो जाता है ना, तो जिससे वो मेल्ट हो जाती हैं, है ना। क्वथनांक और गलनांक में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, जिससे वो जल्दी मेल्ट हो जाती हैं, कम तापमान पे भी मेल्ट हो जाती हैं, और मैग्मा के रूप में बाहर आ जाती हैं, लावा के रूप में, है ना। वहाँ का मैग्मा लावा के रूप में बाहर आ जाता है। तो जो मैग्मा की उत्पत्ति है वो 3 वजहों से होती है, तापमान में वृद्धि होने की वजह से, तापमान में कमी, दाब में कमी की वजह से, और जल की मात्रा में वृद्धि होने की वजह से। ठीक, मैग्मा में क्या होता है, ठोस, तरल और गैस तीनों होते हैं। ठोस, जो तरल और गैस है, ये मैग्मा की गतिशीलता को डिफाइन करते हैं। अगर मान लीजिए किसी चीज़ में तरलता ज़्यादा है तो ज़्यादा तरल होगा, ज़्यादा गतिशील होगा, है ना। लिक्विड जो होता है वो ज़्यादा गति से भागता है, ठोस उतनी गति से थोड़ा ना भागता है। तो ठोस, तरल और गैस अगर होंगे तो वो तीनों मिलकर किसको डिफाइन करेंगे, वहाँ के मैग्मा की विस्फोटकता को, कितने विस्फोट के साथ मैग्मा ऊपर आ रहा है, इस चीज़ को। अगर ठोस पदार्थ ज़्यादा है तो विस्फोटकता ज़्यादा होगी। हमने पहले चैप्टर में आपको पहले पढ़ाया भी है, इससे पहले चैप्टर में, कि मैग्मा की अम्लीयता, मैग्मा का गाढ़ापन और मैग्मा की विस्फोटकता किस पे डिफाइन करती है, SiO2 की मात्रा पे, जब मैंने आपको CRC मानिफे बताया है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि प्रीवियस चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर ईजिली से कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। आई बात समझ में। इतनी बात मैंने आपको बताई, मेंस में लिखेंगे कैसे इनको। ठीक, ज्वालामुखी अंतर्जात प्रक्रिया है या बहिर्जात है, तो अंतर्जात प्रक्रिया है ना। तो ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखिता है, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया है, उसमें क्या है, अंतर्जात आकस्मिक बल से संबंधित एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत मैग्मा की उत्पत्ति के बाद मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर लावा और ज्वालामुखी पदार्थ के रूप में बाहर आता है ना। इतने तो बताया है। देखिए पहले में क्या है, ज्वालामुखी प्रक्रिया में क्या है, ज्वालामुखी प्रक्रिया एक अंतर्जात आकस्मिक बल से संबंधित प्रक्रिया है, जिसमें जिसके अंतर्गत मैग्मा की उत्पत्ति के बाद मैग्मा क्या होता है, मैग्मा की उत्पत्ति होती है। मैग्मा की उत्पत्ति के बाद मैग्मा पृथ्वी की परतों को, चट्टानों को तोड़ते हुए अंतर्वेदन की प्रक्रिया द्वारा सतह पर आता है। किस रूप में आता है, लावा के रूप में आता है, और ज्वालामुखी पदार्थ जो उसके साथ में और होते हैं उनके रूप में बाहर आ जाता है।
इसे ज्वालामुखी की प्रक्रिया रहते हैं। फिर दूसरा जो डायग्राम बना हुआ है उसमें देखिए कि मैग्मा क्या है। मैग्मा एक द्रव डलित पदार्थ है जिसकी उत्पत्ति तापमान में वृद्धि, दाब में कमी और जल की मात्रा में होने वाली वृद्धि के सम्मिलित प्रभाव के रूप में होती है ना। फिर तीसरा फीचर क्या है कि मैग्मा, जहाँ मैग्मा में ठोस, तरल और गैस तीनों पदार्थ पाए जाते हैं, जहाँ तरल और गैस मैग्मा की गतिशीलता को और ठोस, तरल और गैस मैग्मा की विस्फोटकता को निर्धारित करते हैं। देखिए जो चीज़ डायग्राम में बनाई है वही चीज़ आपको लिखनी है, इसलिए सिनॉप्सिस आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। फिर क्या है, चूँकि मैग्मा का जो गाढ़ापन होता है ना, या मैग्मा की अम्लीयता होती है या मैग्मा की विस्फोटकता होती है, वो सब सिलिका की मात्रा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। आई बात समझ में। इसके बाद ज्वालामुखिता के प्रकार हैं। तो ज्वालामुखिता के प्रकारों को दो आधारों पर ज्वालामुखी को दो आधारों में बांटा जाता है। पहला है विस्फोटकता के आधार पर, दूसरा है वितरण के आधार पर। वितरण मतलब वो पृथ्वी में कहाँ पर पाए जाते हैं। विस्फोटकता के आधार पर केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखिता और शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखिता। केंद्रीय विस्फोटक किस पर बोल रहे हैं, मतलब जहाँ पर गाढ़ापन, अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया भी है, फिर से बताया दे रहा हूँ कि ये पूरा आप पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं चैप्टर में पढ़ा है या इंट्रोडक्शन पढ़ा है, यहाँ पे फुल पढ़ रहे हैं, वहाँ से रिलेट कर पाइए, वहाँ से रिलेट करिए। केंद्रीय विस्फोटकता ज्वालामुखी क्या पढ़ाया मैंने जब सियाल सीमा ने पढ़ाया था तो बताया था कि जब नीचे की चट्टानें पिघलेंगी और ऊपर आएंगी तो वो अपने साथ सिल्टा की मात्रा को, जो सियाल सीमा में सिल्टा है उसको अपने साथ लेते हुए आएंगी, तो उनका गाढ़ापन और अम्लीयता बढ़ जाएगा। जब अम्लीय गाढ़ा, ज़्यादा अम्लीय और गाढ़ा मैग्मा लावा के रूप में ऊपर आता है तो उसमें विस्फोटकता इतनी ज़्यादा होती है कि वो काफ़ी ऊपर तक जाता है, उसके बाद वो फिर से वापस यहाँ पे गिरता है ना। उससे क्या होता है कि अधिक ढाल वाले पर्वत बनते हैं, ये ज्वालामुखी संद्र बनते हैं, है ना। अधिक ढाल वाले ज्वालामुखी संद्र बनते हैं। आई बात समझ में। जब मैंने आपको चट्टान पढ़ाई हैं तो वहाँ पे आपको मैंने ग्रेनाइट, ट्रायोलाइट, एंडोसाइट, बेसाल्ट ये सब पढ़ाया है, तो वहाँ से देखिए आप जो दूसरा या तीसरा वीडियो है मेरा, है ना, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है चट्टान वाला जो चैप्टर है, तीसरा शायद वीडियो है चट्टान, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया कि तब ग्रेनाइट बनता है, तब रायोलाइट बनता है, तब डायोराइट बनता है, तब एंडेसाइट बनता है। तो उनसे निर्मित ज्वालामुखी संतुलन का निर्माण यहाँ पर केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी में हो रहा। क्यों हो रहा, क्योंकि इसमें ये जो चारों टाइप की चट्टानें लिखी हैं इनमें क्या होता है, सिल्टा की मात्रा ज़्यादा होती है, और केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी में भी सिल्टा की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इस टाइप की चट्टानें बनेगी। शांत दरार और दूसरी बात है कि जो चट्टान बनेगी, जो ऊपर पर्वत बनेगा या जो भी बनेगा, संत्र बनेगा, उसका ढाल ज़्यादा हो रहा है ना, उसका ढाल कैसा हो रहा, ये चट्टान इधर, ये चट्टान ढाल का मतलब क्या है, एक ये पर्वत है, एक ये पर्वत है, किसका ढाल ज़्यादा है, सेकेंड वाले का ढाल ज़्यादा है ना, और फर्स्ट वाले का कम है। और ये जो अब बना रहे हैं इसका ढाल देखिए और भी क्या है, और भी कम है, तो ढाल किसका ज़्यादा है, इस वाले का ज़्यादा है ना। तो केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी क्या हो रहा, ऊपर तक जाएगा क्योंकि गाढ़ापन ज़्यादा है। अगर उसमें गाढ़ापन कम हो रहा तो शांत दरार पर ज्वालामुखी बना रहा, धीरे धीरे आराम से निकल जाएगा, विस्फोट नहीं करेगा। जितना ज़्यादा उसमें क्या हो रहा, गाढ़ापन कम हो रहा, उतना ज़्यादा वो शांत हो रहा। तो उसमें क्या हो रहा, यहाँ से निकला और ऐसे फैल रहा, चूँकि लिक्विड है ना तो फैलेगा, तो फैलेगा तो पहली बात तो सिल्टा की मात्रा कम है, तो चट्टान कैसी बनेगी, बेसाल्ट चट्टान बनेगी, है ना। सिल्टा की मात्रा कम है तो बेसाल्ट चट्टानें बनेगी। और दूसरी बात है कि ज्वालामुखी पठार बनेगा यहाँ पर, अगर सतह पर आ रहा है, अगर पृथ्वी की सतह पर आ रहा है, अगर समुद्र की सतह पर आ रहा है तो क्या होगा, समुद्र की सतह है ये, यहाँ से निकला लावा तो इधर फैल जाएगा और इधर फैल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, महासागरीय तट बन जाएगा, जो कहाँ बनी है, चाहे हिंद महासागर में देख लीजिए, प्रशांत महासागर में देख लीजिए, अटलांटिक महासागर में देख लीजिए, बनी हुई है वहाँ। तो काहे से बनी है, अब सारी प्लेट संचलन से बनी हुई हैं और शांत दरार प्रकार ज्वालामुखी से बनी हुई है ना। फिर देखिए वितरण के आधार पर बांटेंगे, ठीक। तो
प्लेट सीमांत और अंतः प्लेट ज्वालामुखी बनेगा, है ना। प्लेट सीमांत ज्वालामुखी क्या होता है? प्लेट सीमांत अपने पढ़ा है, अपसारी प्लेट सीमांत, अपसारी प्लेट सीमांत और समांतर प्लेट सीमांत, है ना। तो समांतर वाले में तो ज्वालामुखी आता नहीं है, तो यहाँ पे जब प्लेट सीमांत की बात करेंगे तो अपसारी प्लेट सीमांत में क्या बनेगा? अभी बताया मैंने, ज्वालामुखी तटस्थ बनेगा। अभिसारी जो होता है, अभिसारी प्लेट सीमांत 3 टाइप के होते हैं, महाद्वीपीय महासागरीय, महासागरीय महासागरीय और महाद्वीपीय महाद्वीपीय। तो महाद्वीपीय महाद्वीपीय में तो ज्वालामुखी बनता नहीं है, हिमालय पर्वत एग्जाम्पल है उसका। ठीक, पुरानी चीज़ें याद रखिए, वहाँ से टंग टड़िए तो जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैं जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि पुराने में सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब सारी प्लेट सीमांत में क्या है? महासागरीय महाद्वीपीय बात करेंगे तो कहाँ बनती, मैंने बताई है कहाँ बनती है ये महासागरीय महाद्वीपीय? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, और प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में जहाँ पे मिलते हैं वहाँ बनता है। तो वहाँ क्या बनेगी? ज्वालामुखी श्रृंखला बनेगी। आई बात समझ में? कैसे बनेगी ज्वालामुखी श्रृंखला? अब सारी में ज्वालामुखी तटस्थ समझ में आ गया ना। हाँ, तो यहाँ ज्वालामुखी श्रृंखला बनती है, कैसे बनती है? ये चट्टानें आई, एक मिनट, ये आई चट्टान, इधर से ये महाद्वीपीय थी, ये महासागरीय है, ये महाद्वीपीय है ना। ये महासागरीय चट्टान है, ये महासागरीय चट्टान है, ये महाद्वीपीय चट्टान है। ये प्रशांत महासागर की ईस्ट है और ये उत्तरी अमेरिका का वेस्ट है। तो ये वाली चट्टान इसके अंदर चली जाएगी, यहाँ पर्वत बन जाएंगे। पर्वत बनने के साथ में क्या हो रहा कि ये इसका छेपड़ हो जाएगा। जब छेपड़ हो जाएगा इस प्लेट का, है ना, कौन सी प्लेट नीचे जाएगी? प्लेट ये उल्टा बना दिया मैंने, प्लेट जाएगी ये नीचे, है ना। ये प्लेट नीचे जाएगी तो यहाँ पर क्या हो रहा? पहाड़ का निर्माण हो रहा, तो यहाँ पे वलित पर्वत बनेंगे। दूसरी बात, ये प्लेट जब नीचे जाएगी तो नीचे मेल्ट होगी, नीचे मेल्ट होने के साथ में जब ऊपर आएगा ज्वालामुखी तो यहाँ पे और पर्वत बनाएगा, तो ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, है ना। श्रृंखला कैसे बनेगी? ज्वालामुखी श्रृंखला बनेगी। इसी के साथ महासागरीय महासागरीय कहाँ बना है? जहाँ जापान है ना, यानी प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग और यूरोपियन प्लेट का पूर्वी भाग, है ना। तो वहाँ पे क्या बनता है? ज्वालामुखी द्वीप समूह बनते हैं, जैसे जापान द्वीप समूह बने हुए हैं, फिलीपींस द्वीप समूह ने। तो ये अब सारी ये भी पढ़ के आप आए हैं, है ना। अंतः प्लेट ज्वालामुखी ये नई चीज़ है आपके लिए। तो अंतः प्लेट ज्वालामुखी में क्या होता है? प्लेट के सीमांत की बात नहीं हो रही है, प्लेट के बीच में बात, प्लेट के बीच में जो बात हो रही है, तो वहाँ पे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इस डायग्राम में देखिए कि ये मैग्मा है। यहाँ पर मैग्मा जब ऊपर की ओर बाहर आएगा तो एक ज्वालामुखी कई ज्वालामुखी बनाएगा। कैसे बनाएगा? क्योंकि प्लेट एक तरफ मूव हो रही है, मान लीजिए इधर मूव हो रही है, तो इधर मूव हो रही है तो पहले यहाँ बनेगा ज्वालामुखी, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ। मान लीजिए आज यहाँ हमने देखा कि आज यहाँ बना है और यहाँ पे पहले ज्वालामुखी पर्वत बन चुके हैं ये वाले, तो इसका मतलब है कि प्लेट का संचलन इधर हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है ना। आई बात समझ में? तो वहाँ ज्वालामुखी रेखा बनेगा। ठीक, इसी तरह अगर एक ही जगह से कई ज्वालामुखी बन रहे हैं ऐसे, तो वो ज्वालामुखी गुच्छा बन कहलाता है ना। तो ये हो गया अंतः प्लेट संचलन। लिखिए नहीं कैसे इसको। देखिए अपसारी वाला भी बताया नहीं है, मिल रहा है। अपसारी बता दिया था लेकिन उसको कैसे लिखना ये नहीं बताया था ना, हालांकि पहले से पढ़ा चुके हैं, फिर भी देख लीजिए कि अपसारी प्लेट संचलन यहाँ पर कैसे लिखेंगे। केंद्रीय विस्फोटक शांतरार, फिर अपसारी में कैसे लेंगे कि महासागर के नितल पर। अपसारी प्लेट संचलन महासागर के नितल पे ही होता है, 2500 बार बता चुका हूँ पुराने वीडियो में। तो महासागर के नितल पर भ्रंश ढाढ़ी के समीप क्या होता है? अपसारी प्लेट संचलन टिटाड़ उत्पन्न तनाव मूलक बल टिटाड़। जब भ्रंश ढाढ़ी की चौड़ाई में वृद्धि होती है तो दाब में कमी आती है। दाब में कमी आने पर या टेम्परेचर में वृद्धि होने के कारण दुर्बल मंडल में क्या होता है? दुर्बल मंडल की प्लेटों का आंशिक ढलन होता है, जिससे क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति होती है। क्षारीय मैग्मा क्यों रह रहे हैं यहाँ पे, अम्लीय क्यों नहीं रह रहे हैं? क्योंकि महासागर के नितल में हो रहा है। महासागर के नितल में चट्टानें कैसी बनी होती हैं? बेसाल्ट से बनी होती हैं। जो बेसाल्ट से बनी होंगी तो वो क्षारीय हैं। ठीक,
क्यों क्षारीय हैं, क्यों बेसाल्ट क्षारीय होता है, ये अगर जानना है तो वही चट्टान वाला देखिए वीडियो, तीसरा वीडियो है, उसमें बताया मैंने टेबल बनाते, है ना। तो देखिए वहाँ पे तो दुर्बल मंडल में क्या होता है, आंशिक ढलन होता है पेल्डोडाइट का, यानी बेसाल्ट चट्टान का ढलन होता है, जिससे क्या होता है क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति होती है ना। जब यह मैग्माटिस से भ्रंश घाटी से होते हुए महासागल टिनतल पर आते हैं तो शांत दरार प्रडाल्टा ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो शांत दरार प्रडाल्टा ज्वालामुखी और जो अपसारी प्लेट सीमांत है वो लगभग एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ज्वालामुखी तटस्थ बनेंगे। ठीक, अब अभिसारी प्लेट सीमांत में क्या हो रहा, ठीक, अवसारी प्लेट सीमांत में महासागरीय और महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट सीमांतों की बात करेंगे, जब अवसारी प्लेट सीमांत की बात करेंगे तो उसमें क्रमशः ज्वालामुखी श्रृंखला और ज्वालामुखी द्वीप समूह बनते हैं। जबकि महाद्वीपीय प्लेट सीमांत पर या महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत पर प्लेट का क्षेपण 45 डिग्री पर न होने के कारण ज्वालामुखी की प्रक्रिया नहीं होती है, विन्यास जोन नहीं बनता है। इससे पहले उसमें बताया मैंने वीडियो में विन्यास जोन क्या होता है। तो वहाँ पर 45 डिग्री पर क्षेपण नहीं हो रहा तो विन्यास जोन नहीं बनेगा, है ना। फिर अंतः प्लेट ज्वालामुखी की बात करते हैं, उसको कैसे लेंगे। पृथ्वी की सतह पर होने वाले ज्वालामुखी प्रक्रिया का संबंध इससे केवल प्लेट सीमांत से नहीं है, बल्कि प्लेट सीमांत के अतिरिक्त तप्त स्थल पर भी है। तप्त स्थल से मैग्मा से बनने वाले अंतः प्लेट सीमांत से भी है। सीमांत नहीं, अंतः प्लेट ज्वालामुखी प्रक्रिया से भी है ना। सीमांत नहीं रह सकते, सीमांत की बात ही नहीं, सीमांत की बात खत्म हो रही। सीमांत की बात है अपसारी और अभिसारी में, और अभिसारी में भी जहाँ नहीं होता है, महाद्वीपीय में नहीं होता है और समांतर में नहीं होता है ज्वालामुखी। तो अंतः प्लेट ज्वालामुखी की जब बात करेंगे तो उसमें लिखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर जो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है वो सिर्फ उसका संबंध प्लेट सीमांत ज्वालामुखीता से नहीं है, बल्कि प्लेटों के मध्य में या सीमांत से दूर तप्त स्थल पर भी ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है ना। ऐसे ही तो लिखेंगे। फिर चूंकि महाद्वीपीय प्लेट की अपेक्षा महासागरीय प्लेट की औसत मोटाई कम है, इसलिए अंतः प्लेट ज्वालामुखी प्रक्रिया का समय महासागरीय टेंतल पर मैग्मा के आने की संभावना अधिक होती है। तो महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट दोनों प्लेटों में कहाँ पे ज़्यादा होती है अंतः प्लेट ज्वालामुखीता, महासागरीय पे हो रहा है, क्योंकि उसकी मोटाई कम है ना। अगर एक तप्त स्थल के द्वारा प्रक्रिया होती, ये देखिए, अगर एक तप्त स्थल के द्वारा प्रक्रिया होती तो ज्वालामुखी रेखा बनेगी, और कई तप्त स्थल के द्वारा प्रक्रिया होती तो ज्वालामुखी गुच्छा बनेगा। ठीक, ज्वालामुखी रेखा के द्वारा हम प्लेट के संचलन की दिशा का भी पता लगा सकते हैं। यदि समझ रहे कैसे लगा सकते हैं कि जो लास्ट वाला ज्वालामुखी है, जो लास्ट वाला ज्वालामुखी सेंटर बन रहा है ये वाला, उससे पहले अगर ज्वालामुखी सेंटर इस डायरेक्शन में बने हैं तो प्लेटों का संचलन इस डायरेक्शन में हो रहा है, अगर इधर बने हैं तो प्लेटों का संचलन इस डायरेक्शन में हो रहा है, पहले बने हुए, है ना। आई बात समझो। अगर कई तप्त स्थल हैं तो क्या बनेगा, ज्वालामुखी गुच्छा बनेगा, और गुच्छे का मतलब क्या है, द्वीप समूह बनेंगे। तो इसीलिए क्या है, प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भागों में क्या है, अभिसारी प्लेट सीमांत पर केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। और ये ज्वालामुखी गुच्छा कौन सा है, जैसे जापान द्वीप समूह के आसपास कितने द्वीप हैं, फिलीपींस द्वीप समूह के पास आसपास कितने द्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखिए कितने द्वीप बने हुए हैं, ये सब ज्वालामुखी गुच्छे के रूप में है। आई बात समझ। फिर बात करते हैं विस्फोटकता के आधार पर ज्वालामुखी। ये प्री के हिसाब से बहुत क्वेश्चन आता है प्री में, इसलिए मैंने इसको डाल दिया कि विस्फोटकता के आधार पर ज्वालामुखियों का क्रम अरेंज करिए। तो इसमें जिस क्रम में हैं विस्फोटकता के आधार पर, यदि ये सब क्या है, नाम है। हवाई द्वीप कहाँ है, अमेरिका में है। स्ट्राम्बोली, विसुअस, वाल्टोनियन, पिलियन। तो इसमें सबसे ज़्यादा विस्फोटकता किसकी होती है, पिलियन की होती है। सेकंड पे वाल्टोनियन की होती है, तीसरे पे किसकी होती है, विसुअस की होती है, फिर स्ट्रोम्बोली की होती है। स्ट्रोम्बोली कौन सा है, भूमध्य सागरता, भूमध्य सागरता प्रकाश स्तंभ, है ना। फैक्ट है, फैक्ट भी याद करिए, प्री निकालना है तो तभी तो मेंस तक पहुँचेंगे। अब तो प्री यूपीपीसीएस के प्री में भी अच्छे तरह से ट्रांसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, है ना। फिर देखिए ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं। ठीक,
ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं? तो दो टाइप की बनती हैं, एक वाह्य एक अभ्यंतरित। वाह्य का मतलब क्या है? वाह्य स्थलाकृतियाँ वे हैं जो पृथ्वी की सतह के बाहर बनती हैं, अभ्यंतरित वो हैं जो पृथ्वी की सतह के अंदर बनती हैं, पृथ्वी के अंदर बनती हैं। तो जो वाह्य में मैंने बताया ज्वालामुखी संतु बनेगा, तब बनेगा जब केंद्रीय विस्फोट के आधार पर ज्वालामुखी हो रहा, और ज्वालामुखी पठार तब बनेगा जब शांत पठार ज्वालामुखी हो रहा। अभ्यंतरित में क्या हो रहा? अनुस्तरीय और अनुस्तरीय बनेंगे, ठीक है, कंट्रोल्डेंट और डिस्टॉर्डेंट, है ना इंग्लिश में। अनुस्तरीय क्या होता है? दो परतों के मध्य बनता है, और अनुस्तरीय तब बनता है जब दो परतों को तोड़ते हुए बनता है। सीधे सीधे समझिए, अनुस्तरीय तब बनता है जब हॉरिजॉन्टल बने, और अनुस्तरीय तब बनेगा जब वर्टिकल बने, ठीक। और इनके नाम अलग अलग होते हैं। देखिए ये डायग्राम, इसमें क्या है कि अगर लावा बाहर आ गया है, देखिए इस बात को, तो यहाँ पे तो पर्वत बना देता है, लावा बाहर आ गया है ना। तो ये बना दिया आपको ज्वालामुखी संतु। अगर हॉरिजॉन्टल जमी है परत, मान लीजिए लावा यहाँ से निकला नली से, है ना, अगर इस नली से वेन से लावा निकला और यहाँ पर कोई चट्टान के बीच में ड्रैपिंग है पतली सी, तो ये जम गया तो क्या बन जाएगा? सिल बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल जम गया। अगर यही चीज़ मोटाई में जमे तो उसे सीट कहेंगे। आई बात समझ में? अगर ऐसे जम जाए, बेसिन नुमा या तस्तरी नुमा जम जाए, तो उसे क्या बनेंगे? कहेंगे लोपोलिथ कहेंगे। अगर इस तरह जम जाए संरचना में, रुम्मद रूपी संरचना में जम जाए, तस्तरी नुमा जमे तो लोपोलिथ, अगर रुम्मद रूपी में जमे तो लेटोलिथ, है ना। अगर सर्पाकार या लहर नुमा जम जाए तो फेटोलिथ, ये देखिए ये वाला, है ना, इसमें अभिन्नत और अपनत बनेंगे। और जो सबसे नीचे एक संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? बैटोलिथ बोलते हैं, ठीक। एक डाइट रहेगा, डाइट ये है कि इसी वेन में अगर जम जाए, स्तंभ नुमा जम जाए, है ना, तो डाइट रहेंगे, या पाइप नुमा जम जाए, है ना। फिर बैटोलिथ है, बैटोलिथ का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है, बेस में होता है। सबसे मेन चीज़ है कि बेस में होता है, जहाँ से लावा या मैग्मा की उत्पत्ति हुई है। मान लीजिए सारा लावा तो ऊपर, नीचे से ऊपर नहीं आ जाएगा, तो कुछ नीचे अंदर रह जाएगा, वो जम जाएगा तो चट्टान का रूप ले लेगा, बड़ी सी चट्टान, तो वो क्या है? बैटोलिथ है ना। सबसे बड़ी अभ्यंतरित स्थलाकृति कौन सी है? बैटोलिथ है। ग्रेनाइट चट्टान से ज़्यादातर निर्मित होती है, इसलिए महासागरीय प्लेट के नीचे नहीं होती है। कहाँ होती है? महाद्वीपीय प्लेट के नीचे होती है, पर्वतों की जड़ में होती है ना। फिर देखिए ज्वालामुखी संतृप्तार हैं। ज्वालामुखी संतृप्तार भी प्री का ही क्वेश्चन है, हालांकि मेंस में भी, अगर आपको यूपी पीसीएस मेंस में पूछने के सीधे चांसेस ज़्यादा हैं, देख लीजिए। एक तो सेंट्रल टोन है जिसको रात से बना होता है ये, है ना। इसमें लावा बहुत कम होता है, ज़्यादातर क्या होती है? ज्वालामुखी रात होती है। रात आई ऊपर और फैल रही, गाढ़ापन कम है तो ढाल कैसा हो रहा? मंद हो रहा, है ना। फिर क्या है? परतदार संतु हैं। परतदार संतु क्या होते हैं कि मान लीजिए लावा निकला, फिर रात निकली, फिर लावा, फिर रात, तो पहले लावा जमेगा, फिर रात जमेगी, फिर लावा जमेगा, फिर रात जमेगी, तो ऐसे परतें बन जाएंगी, है ना। तो इनमें क्या हो रहा? जो लावा हो रहा वो लिक्विड फॉर्म में है, ये प्लाज्मा स्टेट में है, और रात है सॉलिड स्टेट में, है ना। तो वो उसको क्या हो रहा? जमाने का काम करेगा। तो सबसे ऊंचाई तक ये कौन से? सबसे ऊंचाई किसकी होती है? परतदार संतु होती है। इन चारों में परतदार संतु होती है। ये है परतदार संतु डायग्राम, ये देखिए, है ना। नीचे से लावा निकला, इसमें एक परतें जमा हुई हैं, लावा है, फिर क्या है? ऐश है, फिर लावा, फिर ऐश, ऐसे चलते। फिर देखिए परिपोषित संतु। परिपोषित संतु मतलब पैरासाइट टोन। पैरासाइट टोन क्या होता है? ये देखिए डायग्राम बना हुआ है कि पैरासाइट टोन मतलब एक ज्वालामुखी में कई सारे ज्वालामुखी पैदा हो जाते हैं, है ना। कई सारे ज्वालामुखी सतह पे आ जाते हैं, सेकेंडरी इवेंट बन जाती हैं। आई बात समझ में? तो ये परिपोषित है। परिपोषित मतलब क्या होता है? एक पे कई चीज़ डिपेंड रहना। तो एक ज्वालामुखी था, उस पर कई सारे ज्वालामुखी डिपेंड है। एक ज्वालामुखी ये था, है ना, और इस पर ये एक ज्वालामुखी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कई सारे बन रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? पैरासाइट टोन बोलेंगे, पर ठीक, परिपोषित। फिर अम्लीय संतु है। अम्लीय संतु में स्तंभनुमा बनता है। स्तंभनुमा अभी मैंने आपको बताया था, जैसे आपको डाइट बताया था अभी, वैसे ही देखिए कैसे
ये है, तो यहाँ पर जम गया, या ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे ज्वालामुखी निकला और ऐसे जमा हुआ है ये, तो क्या है ये स्तंभ नुमा जम जाए, शेप के आधार पे बांटा रहे ना इसको। फिर डुम्मद रूपी है और तस्तरी रूपी है, तो डुम्मद रूपी की अगर बात करेंगे तो कैसे आएगा, यहाँ से निकला लावा, तो यहाँ पर ये ऐसे जम जाएगा, ये ऐसे, तो डुम्मद बन रहा नहीं बन रहा है, ऐसे पूरा बन जाएगा ये डुम्मद रूपी लास्ट में, है ना। यहाँ पर इसलिए ऐसे नहीं बनाना है सही कि यहाँ से निकला और ये, तो यहाँ पे ट्रेटर बन जाता है ये ऐसे चलते, है ना। तो ये डुम्मद रूपी हो गया। इसी तरह बेसिन रूपी बनेगा, तो बेसिन रूपी कैसे बनाएंगे, ये है निकला लावा, फिर ये जब यहाँ से निकलता है तो ऐसे रलटे ये जम जाता है, तो दोनों तरफ ये क्या बना लेता है, बेसिन बना लेता है ना। तो ये बेसिन रूपी है। तो ये ज्वालामुखी के प्रकार हैं, टाइप्स हैं। ठीक, ये आपका बैल्टोनो चैप्टर